सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की हिंदी, और हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यमुना छवि, इसका हम एक भाग पहले भी पढ़ चुके हैं। आज जो बाकी शेष भाग है उसे पढ़कर हम पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। आपका ये चौथा वाला है यमुना छवि का पद। कबहु होत सतचंद कबहु प्रकट दूरी भाजत, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरनी करत की लोले, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उतधावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमनी जल आवती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना की छवि का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यमुना की छवि के साथ जो चंद्रमा है, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा, वो उसकी छवि जो यमुना के जल में पड़ रही है, बड़ा ही सुंदर सुंदर उन्होंने दृष्टांत के साथ कल्पनाओं को सजोया है। तो देखेंगे कैसे। कबहू कभी, होता है, सत कहते हैं सो, चंद चंद्रमा, चंद्रमा कभी तो सो हो जाता है, और कबहू कभी प्रकट होता है, और कभी दूरी भाजत दूर भाग जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यमुना का जल क्योंकि हिलता डुलता रहता है, उसमें लहरें उठती हैं, तो लहरों के साथ साथ जितनी भी लहरें होती हैं, जब चंद्रमा का प्रतिबिंब प्रत्येक लहर पर दिखाई देता है, तो कबहू कभी होत सतचंद्र, तो सो चंद्रमा हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक लहर में चंद्रमा ही चंद्रमा नजर आते हैं, क्योंकि जितनी भी लहरें होंगी उनमें अलग अलग चंद्रमा की परछाई दिखाई देती है। और कबहू कभी वही चंद्रमा प्रकट होता है, यानी दिखाई देने लगता है। जैसे लहर ऊपर आती है तो चंद्रमा दिखाई देने लगता है। दूरी भाजत, और कभी जैसी चंद्रमा जल की जो लहरें हैं वो चलती रहती हैं, चलायमान रहती हैं, तो उन्हीं लहरों के साथ वो चंद्रमा कभी बहुत दूरी यानी दूर भाजत भाग जाता है, अर्थात चला जाता है। और पवन गमन बस, क्योंकि पवन कहते हैं वायु को, गमन चलने के बस कारण, वायु के चलने के कारण जो बिंब है चंद्रमा का रूप, बिंब रूप जो है चंद्रमा का, यानी बिंब के रूप में जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, वह जल में, उस यमुना के जल में बहु साजत, बहुत ही सुशोभित हो रहा है। क्योंकि पवन अर्थात वायु चल रही है, वायु चलने के कारण ही वो तरंगे जो उठ रही हैं यमुना के जल में, तो वो ज्यादा तेजी से चलती हैं, वो ऊपर नीचे होती हैं। उसी के साथ साथ चंद्रमा का रूप कभी ऊपर आ जाता है, कभी वो नीचे चला जाता है तो छिप जाता है, कभी लहरों के साथ दूर भाग जाता है। तो इस प्रकार से अनेक रूपों में चंद्रमा बड़ा ही सुशोभित हो रहा है प्रतिबिंब के रूप में। मनु मानो शशि भरी अनुराग, शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा अनुराग प्रेम से भरी, भर करके यानी प्रेम से युक्त होकर के ऐसा लगता है मनु मानो जमुन जल, जमुन यानी यमुना के जल में लोटता हुआ डोले, डोल रहा है, अर्थात घूम रहा है, लोटपोट होते हुए इधर उधर घूम रहा है प्रसन्नता से। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चे खुश होते हैं तो लोटपोट होते हैं, नीचे ही लेट जाएंगे खुशी के मारे। तो इसी तरह से वो चंद्रमा भी प्रसन्नता के कारण यमुना के जल में लोटता हुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी ऐसा लगता है तरंग की डोर, वो तरंगे जो हैं, लहरें जो हैं यमुना की, उन यमुना रूपी लहरों रूपी डोर को पकड़ करके हिंडोरनी, हिंडोरा कहते हैं हिंडोला अर्थात झूला, झूले में वो चंद्रमा कर रहा है किलोले क्रीड़ाएं, आनंददायक क्रीड़ाएं कर रहा है। ऐसा लगता है क्योंकि वो तरंगों के साथ ऊपर नीचे होता है, मानो वे तरंग जो है एक डोर के रूप में है, रस्सी के रूप में है। किसकी रस्सी है? हिंडोरनी, हिंडोले की अर्थात झूले की। तो झूले की जो रस्सियां हैं, उन झूले
में रस्सियों के सहारे करत किलोले अनेक क्रीड़ाएं कर रहा है, क्योंकि जल हिलता रहता है, तरंगे हिलती रहती हैं, तो ऐसा लगता है वो जल रूपी झूला है उनका और तरंगे रूपी डोर है, उनके साथ वो अनेक क्रीड़ाएं कर रहा है। और कैसा लगता है कवि को? चंद्रमा की छवि का कभी ऐसी लगती है बाल गुड़ी, बाल कहते हैं बच्चे की, गुड़ी पतंग, तो कोई बच्चा जो पतंग को नभ में नभ कहते हैं आकाश, आकाश में उड़ा रहा है, कोई बच्चा आकाश में अपनी पतंग को उड़ा रहा है। और वो पतंग आपने देखी होगी कि जब पतंग उड़ती है तो कैसे नाचती रहती है, इधर उधर दौड़ती है यहाँ से वहाँ, तो नाचती हुई सी एक लय में वो दिखाई देती है, नाचती हुई सी लगती है। तो ऐसे ही वो चंद्रमा जल में, मानो चंद्रमा पतंग है और जल जो है वो आकाश है। तो कोई बच्चे की पतंग आकाश में उड़ती हुई सोहत सुशोभित हो रही है। और क्या हो रही है? इत उत, इत कहते हैं इधर, उत उधर, इधर उधर धावती दौड़ रही है। जैसे कि आकाश में आपने भी देखा होगा पतंग दौड़ते हुए इधर उधर भागती रहती है। ऐसे ही चंद्रमा यमुना के जल में सुशोभित हो रहे हैं। क्या? और कभी ऐसा लगता है अवगाहत, अवगाहन करती हुई, डोलत, डोल रही है, घूम रही है, कोई ब्रज रमणी, ब्रज की रमणी स्त्री, ब्रज की नारी जल में आवती आ रही है। कभी ऐसा लगता है, क्योंकि जल में चंद्रमा की लहरों के साथ ही चंद्रमा की गति चलायमान है, तो वो चंद्रमा ऐसे लग रहे हैं मानो कोई ब्रज की, यानी कोई ब्रज रमणी, ब्रज की रमणी यानी स्त्री अवगाहत, अवगाहन करती हुई अर्थात स्नान करती हुई, डोलत, घूमती हुई जल में आवती आ रही है। ऐसी ऐसी कल्पनाएं भारतेंदु जी को यमुना के जल में होती हैं चंद्रमा को देख देख कर। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन भाषा नहीं है, बहुत ही सुंदर है। संदर्भ और प्रसंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ये थी व्याख्या। तो पहले संदर्भ करेंगे, फिर प्रसंग करेंगे, उसके बाद हमें व्याख्या करनी है और व्याख्या के बाद हमें काव्यगत तत्व भी लिखने होते हैं, काव्यगत सौंदर्य के तत्व। अब आप इसमें आपको पता है कि जैसा कि भारतेंदु जी ने अपने काव्य में, अब से पहले भी जो आपने इसके पहले वाले ये पद्य पढ़े थे वो सारे ब्रज भाषा में थे, साहित्यिक ब्रज भाषा थी, तो ये भी आपकी ब्रज भाषा का इसमें वर्णन हुआ है। और मुक्तक छंद है और शब्द शक्ति कैसी है, इसमें अभिधा है, बिल्कुल सीधे सीधे बातें बताई गई हैं, भाषा में कोई घुमा फिरा नहीं है, तो आपको आसानी से वो समझ में भी आ रही है। उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं आप ढूंढेंगे इसमें, जैसे कि होत सत, तावर्ण आ रहा है, और ऐसे ही प्रकटत दूरी भाजत तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। पवन गवन गवन की, और बल्कि वह भी है, वन वर्ड की आवृत्ति हो रही है। बस बिंब में वैभव वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और आगे भी आप देखेंगे, ढूंढेंगे, क्योंकि खुद ढूंढने से, अपने आप देखने से हमें ज़्यादा अच्छे से फिर चीज़ समझ में आ जाती है। जल लोटत डोले, तो ला वर्ण आ रहा है। उसके साथ और भी ढूंढे, करत किलोले में का वर्ण आ रहा है। और भी देखिए, ढूंढिए, इत उत में तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। अवगाहत डोलत में भी तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण, या एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण वहां अनुप्रास अलंकार होता है। एक तो आपका अनुप्रास हुआ, उसके बाद मानो ऐसा लगता है, तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं कवि, इस कारण इसमें हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां संभावना प्रकट होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद आप देखेंगे कभी कभी ऐसा लगता है, यानी संधि प्रकट हो रहा है,
सही से निश्चित नहीं हो रहा कि यही ऐसा हो रहा है, यानी कभी ऐसा लगता है कभी वैसा लगता है। तो जहाँ संदेह प्रकट होता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। यहाँ आपका संदेह अलंकार भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। और उसके साथ बालगुड़ी, बच्चे की पतंग, किसे कहा गया है? चंद्रमा को कहा गया है, नभ जल को कहा गया है। तो यहाँ दृष्टांत दिए गए हैं, इस कारण यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार भी आता है। अब उसके बाद हम आगे वाले पेज में चलेंगे, क्योंकि ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे वाले पेज में देखते हैं, अगले वाला देखें। मनु जुग पच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कै तारा गन ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल, कै कालंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, क बहुराजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत, का निशिपति मल्ल अनेकम, अनेकम नहीं, ये बिंदी गलत लगी हुई है, अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। अब इसमें बिल्कुल एक नई उपमा उन्होंने दी है, उन्हें बिल्कुल ही नया कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये काव्य है, पद्य है, तो उसे हमें अन्वय करके पढ़ना होता है। शब्द हमें कहीं से कहीं उठा करके पूर्ण करने होता है वाक्य, क्योंकि काव्य को गेयात्मक बनाने के लिए हम क्रम में ना रख करके उन्हें लय के अनुसार रख देते हैं, तो शब्दों को आगे पीछे से उठाना होता है निश्चित अर्थ निकालने के लिए। तो देखिए, शशि, शशि कहते हैं चंद्रमा को, अविकल पूर्ण, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा को, पूर्णिमा की रात्रि पूर्ण चंद्रमा होता है। तो अविकल शशि पूर्ण चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है मनु मानो जुग, जुग यानी जोड़ा, जोड़ा क्या होता है? जिसमें एक चीज दो बार हो। पक्ष, पक्ष कहते हैं पक्ष को, तो जुग जोड़े का पक्ष, यानी दो पक्ष होते हैं, दो चीज होती हैं एक चीज जोड़े में, तो हमारे पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हिंदी के महीने आपने सुने होंगे तो जरूर आपको पता होगा। तो ऐसा लगता है कि पूर्ण चंद्रमा जमुन जल, जब जमुना के जल में, यमुना के जल में दिखाई दे रहा है, तो मनु मानो जुग प्रत्यक्ष पक्ष, दोनों पक्ष एक साथ उत्पन्न हो गए हैं। कहाँ? जमुन जल, यमुना के जल में। क्यों ऐसा लगा कवि को? अब उसका कारण आगे देखेंगे। प्रत्यक्ष होत, प्रत्यक्ष यानी प्रकट होत, हो जाता है, तो कभी तो वह चंद्रमा प्रकट हो जाता है, मिटी जात, और कभी मिट जाता है। कहाँ? जमुन जल, यमुना के जल में। जैसे ही यमुना में लहरें ऊपर आती हैं तो चंद्रमा प्रकट हो जाता है, अर्थात दिखाई देने लगता है, और जैसे ही लहरें पलटती हैं, आगे जाती हैं, तो चंद्रमा छिप जाता है। तो इसी का ही वर्णन बड़ा ही सुंदर तरीके से कवि ने वर्णन किया है। एक बार फिर से इस लाइन को आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। शशि अविकल पूर्ण चंद्रमा जमुन जल, यमुना के जल में मनु मानो जुग प्रत्यक्ष, दो पक्ष एक साथ, दोनों पक्ष उत्पन्न हो गए हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्यक्ष होत, कभी तो प्रकट होता है चंद्रमा, मिटी जात, कभी मिट जाता है। आपको पता है शुक्ल पक्ष में क्या होता है? शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत, सफेद, यानी जब आकाश में श्वेत चांदनी रहती है, तब कौन सा टाइम होता है? वो होता है आपका अमावस्या से और पूर्णिमा तक का समय। अमावस्या समाप्त हो जाती है उससे अगले दिन से, और पूर्णिमा जब तक आती है, यानी अमावस्या वाले जो रात होती है उस दिन बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता, और उससे अगले जो प्रथमा तिथि आती है, प्रथमा से और पूर्णिमा तक धीरे 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 चांद बढ़ता जाता है, 15 दिन तक बढ़ता है, और उसके बाद पूर्णिमा को आते हुए वह पूर्ण हो जाता है। उसके बाद जैसे ही, तो वो कौन सा पक्ष कहलाएगा? अमावस्या से अगले दिन से, यानी प्रथमा से और पूर्णिमा तक का समय आपका शुक्ल पक्ष कहलाता है। शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत। फिर आता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी काला, जिसमें कालापन रहता है, श्याम वर्ण रहता है, अर्थात पूर्णिमा से अगले दिन जब प्रथमा तिथि आती है उसके बाद से जो है चंद्रमा
धीरे 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 कम होने लगता है और 15 दिन तक कम होता जाता है और अमावस्या की रात्रि पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो वो समय कैसा रहता है आकाश में? काला, धीरे धीरे कालापन बढ़ता जाता है और काला और कृष्ण एक ही बात है। तो कृष्ण पक्ष इसलिए उन 15 दिन को कहते हैं। इस तरह 15-15 दिन के पक्ष लगा के हमारा पूरा एक महीना पूर्ण होता है। तो जब चंद्रमा गंगा नहीं, यमुना के जल में प्रकट होता हुआ सामने दिखाई देता है तो ऐसा लगता है यमुना के जल में शुक्ल पक्ष आ गया है। लेकिन जैसे ही लहरें वो पलटती पलटती हैं हवा के कारण, गति के कारण, या आगे बढ़ जाती हैं तो चंद्रमा छिप जाता है। उस समय ऐसे लगता है यहाँ अब शुक्ल पक्ष आ गया है, यानी दोनों ही पक्ष एक साथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं का। और कभी ऐसा लगता है तारागण, तारों का जो गण समूह है उसको ठगने के लिए वह चंद्रमा लुकत, कभी तो लुक जाता है, लुकना कहते हैं छिपना, कभी तो छिप जाता है प्रगटत और कभी प्रकट हो जाता है। ऐसा लग रहा है वो चंद्रमा जो है तारों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा है, मानो उन्हें ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कभी तो लुक जाता है अर्थात छिप जाता है और प्रकटत कभी प्रकट हो जाता है। कौन? शशि अविकल पूर्ण चंद्रमा। और कभी ऐसा लगता है कालिंदी। कालिंदी किसका नाम है? यमुना नदी का नीर जल। यमुना का जो जल है उसमें तरंगे अर्थात लहरें जितनी उपजावत उत्पन्न हो रही हैं, अर्थात कालिंदी के नीर में, यमुना के जल में जितनी तरंगे या लहरें उपजावत उत्पन्न हो रही हैं, तितनो यानी उतने ही धरी रूप धारण करके मिलने के हित लिए तासो उनसे यानी तरंगों से या लहरों से मिलने के लिए चंद्रमा धावत दौड़ रहा है। क्यों? जितनी तरंगे हैं वो जल से हिल रही हैं, हर तरंग पर चंद्रमा का एक बिंब दिखाई देता है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जितनी ही यमुना के जल में लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए धावत दौड़ रहा है। इस लाइन को फिर से देख लो, थोड़ा समझ आने में आपको दिक्कत सी लगेगी, भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो गई है, यानी इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग हो गया है। तो तितनो ही धरी रूप, उतने ही रूप धारण करके मिलने के लिए तासो उनसे यानी लहरों से धावत दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? चंद्रमा। ऐसा कवि को आभास होता है, आभास क्या, ऐसी कल्पना चंद्रमा और यमुना के जल को, उनकी लहरों को देखकर कवि के मन में उत्पन्न हो रही हैं इस तरह की नई नई कल्पनाएं। और उसके बाद और भी, यहीं पर ही उनकी कल्पना समाप्त नहीं होती, और भी आगे उत्पन्न होती हैं का। और कभी ऐसा लगता है बहुत रजत चकई, बहुत बहुत सारी, रजत कहते हैं चांदी की, चकई यानी एक गोल खिलौना होता है, उसे चकई कहते हैं। तो एक खिलौने का नाम है जो गोल है, चकई। तो बहुत यानी बहुत सारी रजत चांदी की चकई, ये गोल खिलौने जो हैं चकई नाम के, चल रहे हैं। कहाँ? यमुना के जल में। यानी गोल गोल चंद्रमा है और चंद्रमा की छवि कैसी है? श्वेत है, सफेद है। इस कारण ऐसा लगता है, चांदी भी सफेद होती है और चंद्रमा भी सफेद है, तो दोनों को देखकर ऐसे लगता है, दोनों में समानता के कारण कि जल में जो गोल चंद्रमा दिखाई दे रहा है वह ऐसा लग रहा है वो चांदी का कोई चकई नाम का खिलौने हैं, और वो भी एक नहीं, बहुत बहुत सारे हैं, वो जल में चल रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा हर तरंग पर अलग अलग दिखाई दे रहा है, अर्थात उनका प्रतिबिंब अलग है। का। और कभी कभी ऐसा लगता है फुहार जल उछरत, कि फुहार के रूप में जल उछल रहा है, या जल फुहारे उछाल रहा है। क्योंकि वो तरंगे ऊपर नीचे होती है ना, तो ऐसा लगता है जल जो है अपनी फुहारों को ऊपर उछाल रहा है, उछालना ऊपर छोड़ना।
ठीक है। तो ऐसी ऐसी उपमाएं तो उनके मन में आ रही हैं, और भी हैं का। और कभी ऐसा लगता है निसी पति, निसी कहते हैं रात्रि को, पति स्वामी, रात्रि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। तो रात्रि का स्वामी अर्थात चंद्रमा मल्ल पहलवान। तो चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि प्रकार के उठी बैठत उठक बैठक की कसरत कर रहा है। कसरत यानी व्यायाम। कभी चंद्रमा को देख करके कैसा लगता है? का निशिपति मल, चंद्रमा मल, सीधे ही मल यानी पहलवान कह दिया गया। चंद्रमा पहलवान अनेक विधि, अनेक प्रकार की उठी बैठक उठक बैठक की कसरत कर रहा है। जैसे पहलवान कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं, तो दंड बैठक लगाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ऐसा ही वो चंद्रमा जब लहरों में नीचे दब जाता है, तो ऐसा लगता है मानो वो बैठ गया है। और जैसे ही लहरें ऊपर आती हैं, चंद्रमा ऊपर दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है मानो चंद्रमा खड़ा हो गया है, उठ गया है। तो वो कोई पहलवान के समान है जो उठक बैठक करके कसरत कर रहा है। अभी आपको समझ में आया होगा। अब उसके साथ इसके भी हम काव्यगत तत्व देखेंगे। संदर्भ प्रसंग आपको पहले की ही भांति करना है। अब देखिए, पच्छ प्रतच्छ में पापा छ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। होत मिटी जात, ता वर्ण आ रहा है। जमुन जल, जात जमुन जल, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे, लुकत प्रकटत, ताता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और ढूंढिए, और भी आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर। हित तासो धावत, फिर तय वर्ण की आवृत्ति हो गई है। तो इसी तरह से आप देखेंगे, चकई चलत, तो चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आपका यहाँ एक वर्ण की, यहाँ बैठत कसरत करत ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है, या मतलब बार बार आता है, या आवृत्ति होना यानी बार बार आना, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से तो आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। उसके बाद देखेंगे, शुरू में ही दिया हुआ है मानो यानी फिर संभावना प्रकट की गई है, मानो ऐसा हो रहा है। तो संभावना जहां प्रकट हो रही हो, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उसके बाद देखेंगे निशिपति मल। तो निशिपति यानी चंद्रमा को सीधे पहलवान कह दिया गया है, रूपी पहलवान। अर्थात यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ आपका हो गया रूपक अलंकार। निशिपति मल, चंद्रमा का मानवीकरण किया गया, क्योंकि पहलवान तो एक मानव ही हो सकता है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी आपका बनता है। तो इस तरह से आपका हुआ यहाँ काव्यगत सौंदर्य के तत्व। भाषा आपकी क्या है? ब्रज भाषा है, मुक्तक छंद है, और मुक्तक शैली है, और छपे छंद है। यमुना छवि में जितने भी आपके ये पद आए हैं, सारे छपे छंद के हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा हुआ 5वां पद। आप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये आपका अंतिम पद है, तो इसको और देखते हैं। अब और क्या मन में कवि के भावनाएं उठती हैं। कूजत कहूँ कल हंस, कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुकुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पीबत, कहूँ भ्रमावली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जल पान नहान करी सुख भरे तट शोभा, जब जिय धरत। इसमें भी बड़ा ही सुहावना वर्णन कवि ने किया है। आप देखेंगे बड़ा ही मन को छूने वाला है। कहूँ, कहीं पर कूज रहे हैं कौन? कल हंस। कल कहते हैं श्रेष्ठ,
हंस। जो श्रेष्ठ हंस होते हैं उन्हें कलहंस कहते हैं। और कूजना यानी कूजन करना, ये पक्षियों की आवाज़ को कूजन कहते हैं। तो कहूँ कहीं पर यमुना के उस जल में कहीं पर कलहंस अर्थात श्रेष्ठ हंस कूजन कर रहे हैं। और कहूँ कहीं पर पारावत, पारावत कहते हैं कबूतर को, कबूतर मज्जन कर रहे हैं, मज्जन करना अर्थात स्नान करना। तो कहीं पर पारावत यानी कबूतर यमुना के जल में स्नान कर रहे हैं। और कहूँ कहीं पर कारंडव, कारंडव जो एक कॉर्डिला पक्षी यानी एक विशेष प्रकार का बत्तख होती है, तो जिसे कारंडव या कॉर्डिला पक्षी भी कहते हैं। तो वो विशेष जो बत्तख हैं कहीं पर उड़त उस जल में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहूँ कहीं पर जल कुक्कुट, कुक्कुट कहते हैं मुर्गा, तो जल मुर्गे या जल मुर्गियां धावत दौड़ रही हैं। जल मुर्गियां जो जल में ही रहती हैं, तो जल मुर्गियां या जल मुर्गे उस जल में धावत, धावना अर्थात दौड़ना, दौड़ते फिर रहे हैं विहार करते हुए। चक्रवाक, चक्रवाक, चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं उन्हें चक्रवाक बोलते हैं। तो चक्रवाक कहूँ कहीं पर चकवा चकवी का जो जोड़ा है बसत, वो विहार कर रहा है। विहार करना अर्थात विहार, विहार करना अर्थात घूमना, यानी उस जल में कहीं पर चकवा और चकवी का जोड़ा विहार कर रहा है, जल में घूमते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। और कहूँ कहीं पर बक, बगुला ध्यान लगावत, ध्यान लगाए हुए दिखाई दे रहा है। ध्यान लगाते हैं कब बगुले? जब उन्हें अपना शिकार पकड़ना होता है। तो जल में बगुलों का शिकार कौन होगा? मछलियां, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए कहीं पर बगुले जो हैं ध्यान लगाए हुए मौन स्थित दिखाई दे रहे हैं। और सुख कहते हैं तोता, पिक कोयल, जल, उस जल में, जल को कहूँ कहीं पर पीवत पी रहे हैं, यानी कहीं पर तोता पिक कोयल जल पीवत जल पी रहे हैं। और कहूँ कहीं पर भ्रमावली, इसे आप विच्छेद करोगे तो हो जाएगा भ्रमर जमा अवली। भ्रमर कहते हैं भंवरों की, भंवरा और अवली कहते हैं पंक्ति। तो कहूँ कहीं पर भंवरों की पंक्ति गावत गा रही है। कहाँ गा रही है? जल में थोड़ी गाएगी। जल में, यमुना के जल में कमल खिले हुए हैं, तो उन कमलों पर भंवरों की पंक्ति यानी ढेर सारे भंवरे अपना गुंजन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो उनका गाना क्या कहलाता है? गुंजन कहलाता है। और कहीं पर, कहूँ कहीं तट पर, उस यमुना के तट किनारे पर नाचत मोर, मोर नाच रहे हैं। और बहुत सारा रोर शोर, विविध अनेक प्रकार के पक्षी, पक्षी यानी पक्षी करत कर रहे हैं। कहूँ तट पर, कहीं पर तो यमुना के किनारे पर नाचत मोर, मोर नाच रहे हैं। और बहुत ज्यादा रोर शोर कलरव, विविध पक्षी करत, अनेक प्रकार के पक्षी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक ही तरह के पक्षी नहीं है। देखो आपको ऊपर भी बहुत सारे नाम बताए गए हैं, कोई जल के अंदर है तो कोई जल के किनारे पर है, तो सारे ही पक्षी मिलकर के अनेक प्रकार के पक्षी हैं। बहुत ज्यादा शोर, रोर कहते हैं शोर को, शोर कर रहे हैं। शोर करना अर्थात कलरव करना, अपनी बोली में बोलना, वो कलरव कहलाता है। क्योंकि सब मिलकर बोल रहे हैं तो इसलिए वो शोर सा सुनाई दे रहा है, लेकिन बड़ा ही मधुर होता है पक्षियों का शोर, इसी कारण उसे कलरव कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद और क्या हो रहा है? जलपान, जल को पान पीना, नहन करी। और नहन कहते हैं नहाने का जो कार्य करी, करके सुख भरे, सुख से भरे हुए, आनंद से युक्त वे पक्षी तट शोभा, तट की शोभा को यानी किनारे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। किसके किनारे की शोभा को? यमुना के किनारे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। और तट शोभा, उसी तट की, किनारे की शोभा को, यमुना के तट की शोभा को कवि कहते हैं जब जिय धरत
अब उसको मैंने भी अपने जिया यानी हृदय में धरत धारण कर लिया है। यानी जब मैंने अपनी आँखों से इतना सुंदर दृश्य देखा, तो वो भी मेरे हृदय में भी धारण हो गया अर्थात समा गया। इतना सुंदर दृश्य है। अब पढ़ने में ही इतना आनंददायक लग रहा है। आप सोचिए अगर हमारे सामने ऐसा दृश्य है, तो मन में कैसी-कैसी भावनाएँ उठेंगी, है ना? तो ये आप बड़ा ही सुंदर है और जो सहृदय कवि होते हैं, सहृदय होते हैं, तो वो कवि ही लेखक ही बनते हैं, क्योंकि सहृदय होने के कारण उनके मन में ही ऐसी सुंदर-सुंदर भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, हम जैसे साधारण व्यक्तियों के नहीं हो सकती। इसी कारण कवि सहृदय होते हैं और नई-नई कल्पनाएँ उनके हृदय में उठती हैं। ठीक है? अब उन्होंने बड़ी ही सुंदरता से इसका वर्णन किया है। अब इसके काव्यगत सौंदर्य के तत्व हम देखेंगे इसमें। पहले तो भाषा ही मैं बता देती हूँ, वही ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है और छंद छपय है। उसके बाद अब हम इसके जो इसमें अलंकार हैं, तो और श्रृंगार रस है, रस भी श्रृंगार है क्योंकि मन को आनंद देने वाला श्रृंगारिकता का वर्णन किया गया है। यमुना और चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन है। तो कूजत कहूँ कलरव कहूँ, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। मज्जत पारावत ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहूँ कारंडव, उड़त कहूँ कुक्कुट, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसके बाद और देखिए चक्रवाक कहूँ, कहूँ का वर्ण की बहुत आवृत्ति हो रही है। बसत लगावत ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सुक पिक में का वर्ण कबहू में का, कहूँ में का, ठीक है। और इस तरह से आप देखते चलें और भी जो जो आपको नज़र आए नोट करते रहें। हो सकता है मेरी नज़र से छूट जाए लेकिन आप पकड़ सकते हैं। मोर बहुरोर रावण की आवृत्ति हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ कौन सा अलंकार बनता है, अनुप्रास अलंकार। नीचे की लाइन में भी आप देख सकते हैं पान नहान न वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है। तो इस कारण आपका अनुप्रास अलंकार बनता है आपका। और उसके साथ भाषा जो है इसमें जो शब्द शक्ति है वो सीधे सीधे बात कही गई है। कोई घुमाव फिराव वाली भाषा नहीं है कि हमें कोई और अर्थ निकालना पड़े, सीधे अर्थ निकल रहे हैं। इस कारण यहाँ अभिधा शक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बनते हैं। और कहूँ कहूँ वर्ण है तो इसमें आपका बस यही अलंकार बन रहा है। और इसके साथ आज आपका ये यमुना छवि मैंने पूरा कराया। अब आप इनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर और बनते हैं जिन्हें आप देख करके बनाएंगे। इसी के साथ हमारा आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पूरा अध्याय पूरा हुआ है। और जो यमुना छवि है यही अंतिम शीर्षक है। इससे पहले प्रेम माधुरी था, वो भी हम कर चुके हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आपका आज पूरा हुआ। इसी के साथ धन्यवाद।